कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में बताया था, थाइमस ग्रंथि के बारे में भी बताया गया था। और आज जो अपना टॉपिक है वो पीनियल बॉडी, या जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, पीनियल काय। ये एक छोटी ग्रंथि होती है जो हमारे अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग की सतह के बीच में थैलेमस से एक खोखला व्रंत निकलता है, उस पर स्थित होती है तथा यह पाइयामेटर नामक पतली झिल्ली से ढकी होती है, सफ़ेद रंग की होती है, चपटी होती है और एक छोटी ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। ठीक है। इस ग्रंथि का विकास भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म के द्वारा होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस इट इज डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्मल लेयर। किससे विकसित होती है? भ्रूणीय बाह्य जनन स्तर से यह विकसित होती है और इसका जो वेट होता है, भार होता है, वजन होता है, वो लगभग 150 मिलीग्राम होता है। कितना होता है? 150 मिलीग्राम होता है। ठीक है। इसके पश्चात हम ये कह रहे होते हैं कि इस ग्रंथि के द्वारा जो मुख्य रूप से स्रावित होने वाला हार्मोन है, उस हार्मोन को हम मेलेटोनिन कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं? मेलेटोनिन। और यह हार्मोन स्तनधारियों में जनन अंगों के विकास को संदमित करता है, जनन अंगों के विकास को निरोधित करता है, जनन अंगों के विकास की क्रिया को रोकता है। ठीक है। साथ ही यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस ग्रंथि द्वारा स्रावित जो हार्मोन होता है, ये तीव्र या तेज प्रकाश वाले क्षेत्रों में कम होता है और जहाँ कम प्रकाश होता है या अंधकार वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर यह मेलेटोनिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है। यह ग्रंथि जो पीनियल बॉडी है, यह एक तरह से सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में काम कर रही होती है। इसको हम कह रहे होते हैं लैंगिक जैविक घड़ी। कई बार पूछ लिया जाता है उस ग्रंथि का नाम बताइए जिसे हम लैंगिक जैविक घड़ी कहते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा? पीनियल बॉडी। कहाँ पर होती है? अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग की सतह के मध्य में, जहाँ पर थैलेमस से निकले हुए खोखले व्रंत पर ये पाई जाती है। और इसके ऊपर पाइयामेटर नामक मेम्ब्रेन होती है। जैसे ब्रेन के ऊपर आपने देखा है ना, सबसे ऊपर ड्यूरामेटर, फिर एरिकनॉइड, फिर पाइयामेटर। पाइयामेटर को हम क्या कह रहे होते हैं? जो एक तरह से बिल्कुल सॉफ्ट होती है, मृदु तानिका होती है। ठीक है ना, वो पाई जा रही होती है। अब देखिए, इसके पश्चात हम ये कह रहे होते हैं कि जो मानव के अंधे बच्चे होते हैं उनमें यौवना अवस्था समय से पूर्व आ जाती है। और इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होता है या तीव्र प्रकाश वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले बच्चों में भी क्या होता है? यौवना अवस्था शीघ्र आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा? मेलेटोनिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है। ठीक, यह बताना है आपको किसमें? पीनियल बॉडी और या पीनियल काय में। इसके पश्चात हमारी जो नेक्स्ट ग्लैंड है उसका नाम है पैंक्रियास। पैंक्रियास को हम कह रहे होते हैं आग्नेयाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? आग्नेयाशय ग्रंथि। यह आग्नेयाशय ग्रंथि मुख्य पाचक ग्रंथि होती है और इसके द्वारा भोजन को पचाने के लिए पैंक्रियाटिक जूस या आग्नेयाशय रस का स्राव होता है। यह ग्रंथि हमारी आंत की जो प्रथम भाग है, छोटी आंत की जो प्रथम भाग होती है यू आकार की, जिसे हम डियोडिनम या ग्रहणी कह रहे होते हैं, उसके अंदर ये स्थित होती है। इसका जो रंग होता है गुलाबी होता है, पिंक होता है, अनियमित आकार की होती है, चपटी ग्रंथि होती है।
तथा हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो लगभग 15 सेंटीमीटर होती है और वजन इसका 85 ग्राम होता है। कितना होता है? 85 ग्राम। अब 85 ग्राम वजन के आधार पर ये ग्रंथि बड़ी होनी चाहिए, जबकि हम कौन सी को बड़ी मानते हैं? थायराइड ग्लैंड को। इसको बड़ा क्यों नहीं कह रहे होते हैं? क्योंकि ये मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड का मतलब होता है यह ग्रंथि बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य कर रही होती है, इसलिए पैंक्रियाज इज कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि बोली जाती है? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है। अब देखिए इस ग्रंथि में जो पालिकाएं होती हैं, लोब्स होते हैं, इन लोब्स के मध्य मध्य में क्या पाया जा रहा होता है? संयोजी ऊतक। और उस संयोजी ऊतक में अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह होता है और उस अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह को लैंगरहैंस दीपिकाएं कहा जाता है, या अंग्रेजी में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कह देते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने 1869 अर्थात 1869 में उन्होंने खोजा था। ठीक है। इसलिए उन्हीं के नाम से क्या बोला जाता है उनको? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अर्थात लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं। अब देखिए आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें एक अल्फा सेंस होती हैं, एक बीटा सेंस होती हैं और एक डेल्टा या गामा सेंस होती हैं। अल्फा जो सेंस होती हैं वो आकार में मध्यम आकार की होती हैं, संख्या इनकी लगभग 25% होती है और इनके द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन को स्रावित किया जाता है। बीटा सेंस ये बड़े आकार की होती हैं, इनकी संख्या सर्वाधिक लगभग 60% होती है और इनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन को स्रावित किया जाता है। पहला जो मैंने अल्फा सेंस बताई है, इनकी खोज किम्बल और मर्लिन नामक वैज्ञानिक ने 1923 में की। और दूसरा जो आप बता रहे हैं इंसुलिन हार्मोन बीटा सेंस से जो बनता है, इस हार्मोन को पहली बार किसने? कनाडा के 2 वैज्ञानिक थे, बेंटिंग और बेस्ट, 1923 में पहली बार प्राप्त किया था। और फिर एक वैज्ञानिक थे एबल नाम के, उन वैज्ञानिक ने क्या किया? इसे क्रिस्टल के या रवे के रूप में प्राप्त किया। और फिर सेंगर ने 1953 में इसकी प्रोटीन नेचर का पता लगाया, अर्थात इंसुलिन हार्मोन कैसा होता है? प्रोटीनस होता है। तब सेंगर को 1958 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद तीसरे नंबर की सेंस होती है डेल्टा सेंस या गामा सेंस। डेल्टा सेंस या गामा सेंस छोटे आकार की होती हैं, संख्या में बहुत कम होती हैं, अर्थात मात्र 10% होती हैं। इनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को सोमैटोस्टैटिन हार्मोन कहा जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अल्फा के द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा सेंस के द्वारा इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा सेंस के द्वारा सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को स्रावित किया जाता है। ठीक है ना? 3 प्रकार की सेंस हैं और 3 प्रकार के हार्मोन्स हो गए। अब इसके बाद ये कहा जाता है कि अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्य। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित जो पहला हार्मोन होता है उसको कह रहे होते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन। यह हार्मोन अल्फा सेल के द्वारा स्रावित होता है और इस हार्मोन के द्वारा जो ग्लाइकोजन होता है उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसमें? ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड होता है, एगुलेंसील होता है और उसे किस में चेंज कर देता है? ये ग्लूकोज में। ग्लूकोज कैसा होता है? घुलनशील होता है। ठीक है। इसके साथ साथ हम ये कह रहे होते हैं कि यह क्या करता है, जो वसा होता है बॉडी में या जो एमिनो एसिड होते हैं उन्हें ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा
किसमें चेंज करा देता है? ग्लूकोज में, या ग्लूकोज के संश्लेषण को प्रेरित कर देता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लूकागॉन होता है ये ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। ठीक है। दूसरा हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन कौन सी सेल द्वारा बताया था? अभी अभी मैंने बीटा सेल्स के द्वारा। और बीटा सेल्स के द्वारा जब ये इंसुलिन हार्मोन बन जाता है तो यह इंसुलिन हार्मोन हमेशा बॉडी में ग्लूकागॉन के विपरीत कार्य करता है। किसके विपरीत? ग्लूकागॉन के विपरीत कार्य करता है और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा के स्तर को नियंत्रित करता है या उसके स्तर को सामान्य बनाए रखता है। कैसा बनाए रखता है? सामान्य बनाए रखता है। और इसका मुख्य कार्य होता है यकृत में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करना। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करना। इसके साथ साथ यह कोशिकाओं में आधारी उपापचय दर व आरएनए से वसा, प्रोटीन तथा पेशीय कोशिकाओं में या पेशियों में ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करता है। और ग्लाइकोजन क्या है? एक अघुलनशील पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है। इसके बाद आता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल्स या गामा सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। यह इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के स्राव को रोकने का या निरोधित करने का या उनके मध्य निरोधक के रूप में कार्य कर रहा होता है। साथ ही पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को या पचे हुए भोजन के एसिमिलेशन के ड्यूरेशन को बढ़ाता है। ठीक है। इसके पश्चात हम कह रहे होते हैं इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्राव संबंधी रोग और इंसुलिन हार्मोन के अतिस्राव संबंधी रोग। इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्राव से जो रोग होते हैं उनमें पहला होता है डायबिटीज या मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस। इसमें हम ये कह रहे होते हैं कि यदि इंसुलिन हार्मोन का शरीर में स्राव कम होता है, अल्प मात्रा में बनता है, तो इसके कारण रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कह दिया जाता है। ग्लूकोज के उत्सर्जन को ग्लाइकोशूरिया कहा जाता है। और जब रक्त में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो इसे हम डायबिटीज मेलिटस कह देते हैं, जो आनुवंशिक भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? जेनेटिक भी हो सकती है। ठीक है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट आता है उसको हम कह रहे होते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि इंसुलिन के अल्पस्राव के कारण क्या होता है, जो यूरिन है उसमें जल की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण से जो रोगी है उसे बार बार यूरिन आता है। इसके बाद होता है जिसे हम कह रहे होते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया में भी क्या होता है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है, इसलिए पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगता है। और इसके बाद आता है कीटोसिस। कीटोसिस में क्या होता है? कीटोसिस में होता है कि जो वसा होती है उसका अपूर्ण विखंडन होता है। इस कारण से एसीटोन की मात्रा बढ़ने पर रोगी लंबे समय के लिए बेहोशी में चला जाता है या कोमा में चला जाता है। ठीक है। इसके पश्चात आता है इंसुलिन के अतिस्राव संबंधी रोग। इसमें हम ये कह रहे होते हैं जब रक्त में इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाती है या शरीर में इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस समय रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। इसको हाइपोग्लाइसीमिया कह दिया जाता है। अर्थात जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वह रक्त से ग्लूकोज को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण करने लगती हैं। इस कारण से व्यक्ति थकावट महसूस करता है और उसमें देखने की क्षमता या शक्ति भी कम होने लगती है। और मुख्य इसका लक्षण होता है ऐंठन आना, अर्थात शरीर में ऐंठन जैसी या पेशियों में ऐंठन जैसे कैरेक्टर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो
इसको हम यहाँ से दोबारा देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पीनियल बॉडी के बारे में। मैंने कहा था यह ग्रंथि मस्तिष्क, कौन सा मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग की सतह के बीच थैलेमस से निकले एक खोखले वृंत पर स्थित होती है। यह पाइयामेटर की पतली झिल्ली से कवर्ड रहती है। सफ़ेद चपटी और छोटी सी ग्रंथि होती है। इसका विकास एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म द्वारा होता है या भ्रूणीय बाह्य जनन स्तर द्वारा होता है। इसका वेट मैंने आपको अभी अभी बताया था 150 मिलीग्राम होता है। इसके साथ साथ इससे मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसका स्राव तेज प्रकाश में कम होता है जबकि मंद प्रकाश या अंधकार में अधिक होता है। ठीक है, यह ग्रंथि लैंगिक जैविक घड़ी के रूप में, सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में काम करती है। मानव में अंधे बच्चों में यौवना अवस्था समय से पूर्व आ जाती है। सूर्य के तेज प्रकाशीय क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में भी यौवना अवस्था शीघ्र आ जाती है। ऐसा मेलेटोनिन हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है। ठीक है, इसके पश्चात आती है पैंक्रियाज या अग्न्याशय ग्रंथि। मैंने बताया था यह प्रमुख पाचक ग्रंथि होती है जो भोजन के पाचन के लिए अग्न्याशयी रस का स्राव करती है। यह ग्रंथि यू आकार की ग्रहणी में स्थित होती है जो गुलाबी रंग की चपटी एवं अनियमित आकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, यह 15 सेंटीमीटर लंबी तथा 85 ग्राम भार की होती है। इसकी पालियों के मध्य में उपस्थित संयोजी ऊतक में अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिन्हें लैंगरहैंस की दूधिकाएं कह देते हैं। इनकी खोज लैंगरहैंस 1869 द्वारा की गई। अर्थात लैंगरहैंस की दूधिकाओं में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 3 प्रकार की कोशिकाएं, एक अल्फा सेल्स, दूसरा बीटा सेल्स, तीसरा डेल्टा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स ये कोशिकाएं मध्यम आकार की व संख्या में 25% होती हैं। इनके द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन को स्रावित किया जाता है। इनकी खोज किम्बेल एवं मल्लिन 1923 द्वारा की गई। इसके पश्चात आती हैं बीटा सेल्स। ये कोशिकाएं बड़े आकार की व संख्या में सर्वाधिक में 60% होती हैं। इनके द्वारा इंसुलिन को स्रावित किया जाता है। ठीक है, आगे मैंने बताया था कनाडा के बेंटिंग और बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन को सबसे पहले प्राप्त किया। एवल ने इसके क्रिस्टल या रवे प्राप्त किए। इसके पश्चात सेंगर नामक वैज्ञानिक सेंगर ने 1953 में इसकी प्रोटीन प्रकृति का पता लगाया। इसके लिए सेंगर को 1958 में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक, इसके पश्चात डेल्टा सेल्स या गामा सेल्स, इन कोशिकाओं की संख्या सबसे कम 10% ही होती है और ये छोटे आकार की होती हैं। इनके द्वारा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को स्रावित किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य। इसमें मैंने बताया था पहला हार्मोन कौन सा बनता है? ग्लूकागॉन। यह हार्मोन अल्फा सेल्स द्वारा ही स्रावित होता है। अभी अभी मैंने बताया था अल्फा सेल में। ठीक है, इसके द्वारा जो ग्लाइकोजन होता है पॉलीसैकेराइड एगुलेंसिल, इसको किस में चेंज कर दिया जाता है? ग्लूकोज में। यह वसा व एमिनो अम्ल से ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा ग्लूकोज के संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करता है। यह रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है इंसुलिन। यह बीटा सेल द्वारा स्रावित हार्मोन है। यह ग्लाइकोजन के विपरीत ग्लूकागॉन के विपरीत काम करता है तथा रुधिर में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा को बनाए रखता है। यह यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करता है। यह कोशिकाओं में आधारी उपापचय दर BMR
व आरएनए से प्रोटीन वसा तथा पेशियों में ग्लाइकोजन का संश्लेषण प्रेरित करता रहता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है सोमैटोस्टेटिन। यह डेल्टा सेल्स द्वारा या गामा सेल्स द्वारा स्रावित किया जाता है। यह इंसुलिन व ग्लूकागॉन हार्मोन या उनके स्राव में निरोधक की भांति कार्य करता है तथा पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। क्या करता है? एसिमिलेशन ड्यूरेशन को बढ़ाता है। इसके बाद इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्राव संबंधी रोग। इसमें पहला डायबिटिक्स या मधुमेह। इसमें हम कह रहे होते हैं जो इंसुलिन है इसके अल्प स्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है और इसको हम कह रहे होते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कह रहे होते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। आगे हम कह रहे होते हैं ग्लूकोज के उत्सर्जन को ग्लाइकोशूरिया कहा जाता है। जब ये शर्करा मूत्र के साथ शरीर से बाहर उत्सर्जित होती है तो हम इसको ग्लाइकोशूरिया कह देते हैं। इसके पश्चात रक्त में ग्लूकोज की अधिकता को ही डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है, क्योंकि रक्त में जब ग्लूकोज अधिक मात्रा में होगा, शर्करा अधिक मात्रा में होगी तो इसका मूत्र के द्वारा उत्सर्जन होगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह रोग, जो आनुवंशिक भी हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए दूसरा इसमें आता है पॉलीयूरिया, जिसको बहुमूत्रता कह देते हैं। इस पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि जब इंसुलिन का अल्प स्राव है, इंसुलिन के अल्प स्राव के कारण क्या होता है, जो यूरिन है उस यूरिन में वाटर की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। इस कारण से जो यूरिन का वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, इसी को नाम क्या दे दिया जाता है? पॉलीयूरिया। इस कारण से जो रोगी है उसको बार बार यूरिन आती रहती है। ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने बताया है अल्प स्राव के कारण मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण से रोगी को बार बार क्या आता है? मूत्र आता है। इसी को क्या कह रहे होते हैं? पॉलीयूरिया। क्योंकि मूत्र में जब पानी की मात्रा होगी तो जो यूरिन है उसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। ठीक, इसके बाद आता है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया में भी क्या होता है? मूत्र की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। जब मूत्र ज्यादा होगा तो बार बार जाना पड़ेगा, तो क्या होगा? बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है। इस कारण से प्यास अधिक लगती है या प्यास बढ़ जाती है। ठीक है, इसके पश्चात आता है कीटोसिस। कीटोसिस में हम बता रहे होते हैं कि जो वसा होता है, फैट होता है, इसका अपूर्ण विखंडन होता है, अर्थात इसका पूरी तरह से विखंडन नहीं हो पाता। इस कारण से एसीटोन की मात्रा अधिक हो जाती है और एसीटोन की मात्रा बढ़ने के कारण जो रोगी होता है वह लंबी अवधि के लिए कोमा में चला जाता है, जिसे बेहोशी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोमा में चला जाता है, जिसे बेहोशी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आगे लिखा हुआ है इंसुलिन के अतिस्राव संबंधी रोग। इसमें क्या होगा? जब इंसुलिन अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो रुधिर में जो ग्लूकोज है या शर्करा है उसकी मात्रा कम होने लगती है, और जब उसकी मात्रा कम होने लगेगी तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कह देंगे। क्या कह देंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। और इस कारण से क्या होता है, जो शरीर की सेल्स होती हैं वो ब्लड से ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना शुरू कर देती है। इस वजह से या इस कारण से जो व्यक्ति होता है वह थकावट महसूस करता है, देखने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो कम होने लगती है, और इसका जो मुख्य लक्षण होता है वो ऐंठन होना होता है, अर्थात जो हाथ पैर होते हैं उनमें ऐंठन जैसी महसूस होती है या प्रतीत होती है। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? इंसुलिन के अतिस्राव से संबंधित रोग। ठीक है, जिसमें मैंने कहा इंसुलिन के अतिस्राव के कारण रक्त में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा कम होने लगती है,
इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। इस कारण से जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वह रुधिर से अधिक मात्रा में ग्लूकोज को ग्रहण करना प्रारंभ कर देती हैं और इस कारण वह व्यक्ति अपने को थका हुआ महसूस करता है तथा देखने की शक्ति भी क्या होती है, कम होने लगती है। और इसमें ऐंठन इसका प्रमुख लक्षण माना जाता है। किसका? इंसुलिन के अतिस्राव से संबंधित रोग का। क्लियर हो गया? अब देखिए इसके पश्चात मैंने यहाँ पर ये पैंक्रियाज का डायग्राम बना रखा है। डायग्राम का मतलब है यहाँ पर जो इसका फिगर चित्र बना रखा है। अब इस चित्र में आप देख रहे हो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद ये मध्य में बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं और फिर ये डॉट डॉट करके ये बहुत सारा यहाँ पर संयोजी ऊतक नजर आ रहा होता है। ठीक, ये जो भाग होता है, ये जो फ्लावर जैसे दिखाई दे रहे होते हैं, ये जो भाग होता है ये वास्तव में एक्सोक्राइन का काम करता है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है वायुस्राव का काम कर रहा होता है। इसके द्वारा जो ये बहुत सारे पिंड दिखाई दे रहे होते हैं इनको एसिनाई कहा जाता है, पैंक्रियाटिक एसिनाई। और ये एसिनाई सारे के सारे एक्सोक्राइन होते हैं। इनसे क्या स्रावित होता है? पैंक्रियाटिक जूस। और वह पैंक्रियाटिक जूस आग्नेयाशयी नलिका के द्वारा, ये बीच में नलिका होती है, काटा गया ना, टीएस ली गई है तो ये नलिका ही दिखाई देगी ना। इस पैंक्रियाटिक नलिका के द्वारा जो यहाँ पर आग्नेयाशयी रस बनता है जिसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम पड़े होते हैं, वह कहाँ पर चला जाता है? छोटी आंत के यू वाले भाग में या छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में। ठीक है, और भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसलिए हम जब पढ़ रहे होते हैं तब ये कह रहे होते हैं कि पैंक्रियाज या आग्नेयाशय मुख्य रूप से पाचक ग्रंथि कहलाती है, अर्थात ये भोजन के पाचन के लिए आग्नेयाशय रस का स्राव करती है। तो ये जितने भी पार्ट बाहर लॉबुलर दिखाई दे रहे होते हैं ये सारे के सारे एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं, बाह्यस्रावी पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इन पिंडकों के बीच में जो लॉब्यूल्स बहुत सारे लगे हुए हैं, पालियां बहुत सारी लगी हुई हैं, इनके बीच में क्या बना रहता है? कनेक्टिव टिश्यूज, संयोजी ऊतक। और इस संयोजी ऊतक के मध्य में क्या पाया जाता है? अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं, अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और उन अंतःस्रावी कोशिकाओं को कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कह सकते हैं उनको? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है ना, इनको कह रहे होते हैं लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं। क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं। और ये लैंगरहैंस वैज्ञानिक का नाम है। लैंगरहैंस की जो द्वीप कोशिकाएं होती हैं ये लैंगरहैंस ने खोजी थी, इसलिए लैंगरहैंस के नाम पर ही इनको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कह दिया गया है। ये यहां पर इन्होंने 1869 में इनको क्या नाम है, आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, अब ये जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं या कोशिकाओं के जो समूह होते हैं ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा या गामा सेल्स। सबसे पहले यहाँ पर जो बीटा सेल्स हैं इनके बारे में आप देखोगे, हालांकि मैंने आपको बताया था उसमें अल्फा सेल को पहले लिखा था, लेकिन यहाँ पर बीटा सेल मैंने डायग्राम में लिखी हुई है। तो बीटा सेल के बारे में बता दो, क्या दिक्कत आएगी? क्या बताया था मैंने? बीटा सेल्स कैसे आकार की होती है? बड़े आकार की होती हैं। इसमें देखिए रेड से जो मैंने शो कर रखा है ये आकार में, बड़े आकार में कोशिकाएं बनी हुई हैं। अर्थात जो बीटा सेल्स होती है कैसे आकार की होती है? बड़े आकार की। और इनकी जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, वो सर्वाधिक होते हैं। अर्थात ये लगभग कितनी होती हैं? सर्वाधिक होती है, 60% होती हैं। इट मीन सर्वाधिक होती है। और इनके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम होता है इंसुलिन। क्या नाम होता है? इंसुलिन। और मैंने आपको बताया था ये इंसुलिन अल्फा सेल के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन ग्लूकागोन का विपरीत कार्य करता है। इंसुलिन रक्त में
शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखता है। अर्थात ये जो इंसुलिन है ये क्या करता है, यकृत में जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य कर रहा होता है। इस कारण से ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती रहती है। इसके बाद में अल्फा सेल, मैंने बताया था ये मध्यम आकार की कोशिकाएं होती हैं और केवल कितने परसेंट पाई जाती है, 25%। इनके द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है, ग्लूकागॉन। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, अर्थात इंसुलिन ग्लूकागॉन के विपरीत और ग्लूकागॉन इंसुलिन के विपरीत काम कर रहा होता है। ठीक है, ये देखिए मैंने जो है ग्रीन कलर से दिखा रखी है मध्यम आकार की, ये क्या है, अल्फा सेल्स। इसके बाद आता है डेल्टा सेल्स। ये जो डेल्टा सेल्स होती है बहुत छोटे आकार की होती है और संख्या में कम होती है, मात्र 10% होती है। कितने परसेंट, 10%। और इनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताया था मैंने, सोमैटोस्टैटिन। कौन बताया था, सोमैटोस्टैटिन। और ये जो सोमैटोस्टैटिन होता है ये क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्राव को निरोधित करता है, इनके मध्य निरोधक की भूमिका निभाता है। साथ ही मैंने बताया था कि पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है या पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण के ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। इस प्रकार से हम आसानी से पूरी की पूरी पैंक्रियाज ग्लैंड या अग्न्याशयी ग्रंथि का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके।